नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करके अपने साथ साथ पूरी दुनिया को एक बड़े खतरे में ढकेल दिया है और ये जंग अब अलग अलग देशों के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों तक फैल चुकी है। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ मजबूत हो गई है और अमेरिका ने ही दावा किया है कि ईरान वहां माइंस बिछाकर जहाजों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो दूसरी तरफ अब ईरान ने अमेरिका और इजराइल के बैंकों पर यानी उनके आर्थिक ढांचे पर प्रहार की चेतावनी दी है। इसके अलावा ईरान ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान में सत्ता बदलने की कोशिश करते हैं तो ईरान अपने आखिरी प्रभावी मिसाइलों से इजराइल के डिमोना परमाणु रिएक्टर को निशाना बना सकते हैं। डिमोना परमाणु रिएक्टर जो इजराइल में है, उस रिएक्टर पर निशाना साध सकता है ईरान का कहना है। ये परमाणु रिएक्टर, जी हां, एक ईरानी अधिकारी के मुताबिक पूरे मध्य पूर्व के ऊर्जा ढांचे को भी टारगेट किया जा सकता है। ईरान की इस धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इजराइल के डिमोना परमाणु रिएक्टर पर हमला हुआ तो उसका असर चेरनोबिल जैसी घातक, उसी टाइप से घातक हो सकता है। आपको बता दूं कि डिमोना में स्थित शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर इजराइल का सबसे संवेदनशील परमाणु ठिकाना माना जाता है। इस परमाणु रिएक्टर का निर्माण 1958 में हुआ। जी हां, 1958 में हुआ और उस समय फ्रांस ने गुप्त रूप से इजराइल की मदद की थी। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल दुनिया के उन 9 देशों में शामिल है जिनके पास परमाणु हथियार है। तो उन 9 देशों में जिसमें भारत भी है और पाकिस्तान भी है और इसमें इजराइल भी है। यानी अब तक अमेरिका और इजराइल जो धमकी ईरान को दे रहे थे कि हम तुम्हारे परमाणु ठिकाने को उड़ा देंगे, वही पलटवार अब इजराइल पर हुआ है। खास बात यह है कि ईरान के परमाणु हथियार की कोई पुष्टि नहीं है, जबकि इजराइल के पास परमाणु हथियार है, ये सब मान रहे हैं। इधर ईरान ने जिस तरीके से हॉर्मुज को अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है, उसकी काट भी अमेरिका और इजराइल के पास नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही खबर आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे थाई झंडे यानी थाईलैंड के झंडे वाले कार्गो जहाज पर हमला हुआ है और जहाज के क्रू को बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रॉयल थाई नेवी ने एक बयान में कहा है कि जहाज पर 23 थाई क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें 20 को बचा लिया गया है, यानी 20 बचा लिए गए हैं और 3 की तलाश जारी है। अभी ये पता नहीं लगा है कि यह हमला किसकी तरफ से हुआ है, लेकिन इसने बाकी देशों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। इसके लिए भी अमेरिका ही जिम्मेदार है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत यानी इस जंग की शुरुआत और खामनेई की हत्या, दोनों का दोष अमेरिका पर ही है। खामनेई के साथ साथ अमेरिका आम लोगों को भी निशाने पर ले रहा है। ईरानी मीडिया के अनुसार अमेरिका और इजराइल की संयुक्त हवाई कार्रवाई में तेहरान स्थित एक बैंक पर हमला हुआ, जिसमें बैंक के कई कर्मचारियों की मौत हो गई। इसके बाद ईरान की सेना ने पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजराइल से जुड़े आर्थिक एवं बैंकिंग केंद्रों पर हमले की कड़ी चेतावनी दी है। ईरान की प्रमुख सैन्य कमान खातम अल अंबिया के हेडक्वार्टर ने एक बयान जारी कर कहा है कि दुश्मन ने हमें अमेरिका और ज़ायोनी शासन से जुड़े आर्थिक केंद्रों और बैंकों पर हमला करने की खुली छूट दे दी है। बयान में कहा गया है कि दुश्मन की इस अवैध और असामान्य कार्रवाई के जवाब में पश्चिम एशिया में स्थित अमेरिका और इजराइल के से जुड़े आर्थिक एवं बैंकिंग केंद्रों को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने चेतावनी देते हुए क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वे बैंकों से 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की दूरी बनाकर रखें। तेहरान अमेरिका और इजराइल से जुड़े क्षेत्रीय आर्थिक एवं बैंकिंग केंद्रों पर हमला करेगा। यह बात ईरान की प्रमुख सैन्य कमान के द्वारा कही जा रही है। दुनिया भर में अमेरिका और इजराइल के बैंकों का कारोबार फैला है और इन पर हमले का मतलब है कि इन देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रहार, जिससे एक बार फिर जनता को ही तकलीफ होगी। इधर ये जंग जिस तरह हॉर्मुज पर टिक गई है,
वो चिंताजनक है। पूरी चिंता की बात यहाँ पे दिखाई देती है कि आखिर ये जंग होर्मुज पर टिका के आखिर किस दिशा में लेके आप जाना चाहते हैं। ये चिंताजनक है। पूरी दुनिया, आप जान रहे हैं कि पूरी दुनिया के तेल और गैस की सप्लाई का 5वां हिस्सा इस स्ट्रेट से यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरता है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इस रास्ते पर बारूद बिछा दी है। जैसे ही कोई जहाज यहां से गुजरेगा उसके परखच्चे उड़ जाएंगे। वहीं अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की माइंस बिछाने वाली 16 जहाजों को उड़ा दिया है। लेकिन ये दावे और प्रतिदावे अब दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए खतरा बन गई है। भारत के लिए यह खतरा और भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत का 50% तेल और 55% गैस का आयात इस रास्ते से होकर गुजरता है। अभी के हालात ही बता रहे हैं कि देश यानी भारत बड़े ईंधन संकट का शिकार हो चुका है। हालांकि नरेंद्र मोदी तो दावा कर रहे हैं कि कोई संकट नहीं है, यह सब कांग्रेस की अफवाह है। लेकिन सड़कों पर खाली सिलेंडरों के साथ लाइन में लगे लोग भी क्या अफवाह का हिस्सा हैं? अयोध्या मंदिर की रसोई और काशी विश्वनाथ मंदिर की रसोई से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के कैंटीन तक सब जगह एलपीजी की किल्लत का असर दिख रहा है। और ऐसे में हम इस बात पर खुश हो लें कि अमेरिका ने भारत को 30 दिनों की छूट दे दी है रूस से तेल खरीदने के लिए। आज ही व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस बारे में बयान दिया है। उधर भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि दुनिया भर में तेल की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में भारत एक अहम साझेदार है। उन्होंने भारत की ओर से रूसी तेल खरीद को लेकर भी बयान दिया है। सर्जियो गोर ने एक्स पर लिखा है कि भारत दुनिया भर में तेल की कीमतों को स्थिर बनाए रखने में एक अहम साझेदार है। अमेरिका यह मानता है कि रूस से तेल की चल रही खरीदारी भी इसी प्रयास का हिस्सा है। सर्जियो गोर ने कहा है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ताओं और रिफाइनर्स में से एक है। अमेरिकियों और भारतीयों के लिए बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए अमेरिका और भारत का साथ मिलकर काम करना जरूरी है, यह सर्जियो गोर का कहना है। तो अमेरिका को जब जैसी जरूरत हो वो फैसले ले रहा है और मोदी सरकार उन फैसलों को चुपचाप माने, यही माहौल बन चुका है। अब यह लड़ाई जब तक जारी रहेगी, क्या अमेरिका की ढील तब तक बनी रहेगी भारत के लिए, यह भी देखना होगा। वैसे इस लड़ाई में रूस एक बड़ा प्लेयर अब बन चुका है जो मैदान में उतरे बिना पॉइंट्स ले रहा है। खबर यह है कि पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से फोन पर बात की है। रूस ने यहां कहा है कि मौजूदा संकट का समाधान सैन्य टकराव नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक बातचीत से ही संभव है। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष को जल्द कम किया जाना चाहिए। रूस का रुख शुरू से यही रहा है कि विवादों को राजनीतिक और कूटनीतिक रास्ते से सुलझाया जाए। शुरुआत से ही हमने यानी पुतिन ने तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की थी। लेकिन फिलहाल हालात ऐसे हैं कि किसी भी समाधान के लिए कई देशों के बीच सहमति बनना जरूरी है। हम कूटनीतिक बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए सभी पक्षों को साथ आना होगा। तो अब क्या रूस की मध्यस्थता से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है वो रुक जाएगी? क्या ईरान जो है रूस की बात मानेगा? क्योंकि उसने अभी तो समर्पण करने या बात करने से इनकार कर दिया है, लेकिन अमेरिका जरूर लड़ाई खत्म करवाने के पक्ष में है। तो क्या इस जंग से अब एक नदी वैश्विक व्यवस्था बनेगी? जी हाँ, नदी की बात यहाँ एक्चुअली वो जो उसकी बात हो रही है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है। वो जो है वो एक अलग धारा में, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात लगातार कर रहे हैं, यहाँ से जो धारा बह रही है वो धारा जो है वो विश्व की अर्थव्यवस्था को चेंज करने में यहाँ पर बाधक बनेगी या यहाँ से विश्व को दुरुस्त करने में मजबूती से काम करेगी, ये भी देखना होगा। बहुत कुछ है यहाँ पे आज